मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका जो स्टडी है वो भी अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, मैं कई दिनों से वीडियो बना रहे हैं और आपको आपका भरपूर प्यार भी मिल रहा है। हमने सन 2020 के फर्स्ट सेट में इसका संकेतांक है 346 XS। उसके जो प्रश्न हैं वो हमने हल कराए थे और कहाँ तक कराए थे? ये क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने हल कराए थे और आज हम उस सेट का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हल कराने जा रहे हैं। सभी छात्र ध्यान से इसको सुनेंगे और उसको पढ़ करके अपने नोट्स भी बनाएंगे और साथ में हम उन छात्रों के लिए जो नोट्स की आपकी जो पढ़ाई हो रही है उसे हम प्लेलिस्ट में या टेलीग्राम पर भी वो नोट्स आपके लिए सेंड कर देंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज के अनसोल्व पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 का। ये दाखंड से है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की क्षमता क्रमशः 10 डायोप्टर एवं 2 डायोप्टर है। संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। युग्म लेंस की प्रकृति क्या होगी ये भी आपको बताना है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों की क्षमताएं दी हुई हैं और उनको संपर्क में रखा गया। संपर्क में रखने के बाद ये पूछा गया है कि इस लेंस की प्रकृति क्या होगी और साथ में ये भी पूछा गया है कि इन जो युग्म बनेगा उससे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वो अभी आपको बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले उत्तल लेंस की क्षमता दे रखी है। ये क्वेश्चन नंबर का जो है 4 का उत्तर है आपका 4 क। उत्तल लेंस की क्षमता, इसको हम P1 कहेंगे क्योंकि दो क्षमताएं हैं, तो एक P1 लिख लीजिए, एक P2 लिख लेंगे। ये आपकी प्लस 10 डायोप्टर होगी क्योंकि अवतल लेंस की जो क्षमता है वो आपकी प्लस की होती है। ऐसे ही अवतल लेंस की क्षमता ये आपको दिया हुआ है, इसको हम P2 कह सकते हैं और इसका मान है 2 डायोप्टर यानी 2D। इसको हम माइनस में लिखेंगे क्योंकि अवतल लेंस की जो क्षमता है या फोकस दूरी है वो माइनस की होती है। इसके बाद में संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, यानी कि उस युग्म से वस्तु की दूरी दे रखी है आपको। लेंस युग्म से वस्तु की दूरी आपको दे रखी है और वस्तु की दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान हमेशा माइनस में लेते हैं। ये 25 सेंटीमीटर इसका मान हो गया। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात V आपको निकालना है। साथ में ये बताना है युग्म लेंस की प्रकृति। युग्म लेंस की प्रकृति ये भी आपको बताना है। ये बताना है कि लेंस किस तरह का व्यवहार करता है, अवतल लेंस का या उत्तल लेंस का। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं, जब आपको पता है कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों का युग्म बनाया गया है तो इनकी जो क्षमता होगी वो भी संयुक्त होगी, अर्थात इनकी हम जो संयुक्त क्षमता है युग्म की वो हम निकाल लेंगे। संयुक्त लेंस क्षमता P बराबर P1 प्लस P2। इस तरह से हम P1 P2 का मान यहां से रख देंगे। P1 की वैल्यू 10 है और ये प्लस माइनस -2 हो जाएगी। इस तरह से 8
डायोप्टर एक संयुक्त उसकी क्षमता हो गई। अब यहाँ पर आपको क्षमता दी हुई है और आपको क्या दिया हुआ है, वस्तु की दूरी दे रखी है। तो हम लेंस का सूत्र लगा सककर जो है क्या कर सकते हैं, v की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब लेंस का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेकिन आपके पास u और v दोनों हैं लेकिन f नहीं है। f निकालने के लिए आपको क्षमता दे रखी है। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जो p बराबर होता है 100/f, तो f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा 100/p। यहां से हम लेंस की क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। लेंस की क्षमता है 8, इसको काट लेंगे यहां से, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये 25/2 आपकी इस तरह से फोकस दूरी आपकी आ जाएगी। इसका वैल्यू यहां रख देंगे तो क्या आएगा, यहां से 1 बटे क्या आएगा 25/2 आएगा। अभी जो बटे का 2 है ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 2/25 बराबर 1/v का मान तो निकालना है, 1/u का मान कितना है -25। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो गया। इसको इधर ले आइए, तो ये 2/25 माइनस 1/25 बराबर हो जाएगा 1/v। एलसीएम होगा इनका 25, तो यहां से हो गया 2 - 1 बराबर 1/v। तो यहां से 1/25 बराबर 1/v। इस तरह से जो v की वैल्यू है वो 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये आपकी प्रतिबिंब की स्थिति आ गई। प्रतिबिंब जो है संयुक्त लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति से मतलब क्या है, सॉरी, युग्म लेंस की प्रकृति। जो लेंस संयुक्त रूप से रखा गया है उसकी प्रकृति क्या होगी। प्रकृति से मतलब वो आपका उत्तल होगा या अवतल होगा। तो इसकी फोकस दूरी से आप पता लगा सकते हैं। यहाँ देखिए इसकी जो फोकस दूरी है वो प्लस में आ रही है, इसका मतलब संयुक्त लेंस जो है वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। तो लेंस युग्म उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। क्लियर, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार देख लीजिए ध्यान से इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 4 का के बाद 4 खा। अब 4 खा में क्या दिया हुआ है, जो आपका क्वेश्चन है वो अंग के द्विश रेखा छिद्र के प्रयोग से है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसके लिए नहीं किया जाएगा। और गाखंड भी आपके सिलेबस में नहीं है। ये रेडियोएक्टिव पदार्थ से संबंधित है, अर्धायु से, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। अब हम बात करते हैं 4 घा। 4 घा आपके सिलेबस में है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 घा का उत्तर। 4 घा में क्या है, यहां दिया है एक छोटा छड़ चुंबक एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 4.5 टेस्ला में रखा है तथा छड़ चुंबक के अक्ष क्षेत्र के साथ 30 अंश का कोण बनाती है। यदि इस पर 4.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण लगता है तो छड़ चुंबक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान यहां पर आपको दिया है। चुंबकीय क्षेत्र आप जानते हैं V होता है, आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V बराबर है, दिया हुआ यहां पर 4.5 टेस्ला। साथ में आपको क्या दिया है, आपको यह भी दिया है कि वो अक्ष के साथ 30 अंश का कोण बनाती है। कोण भी आपको दिया थीटा 30 अंश का। साथ में इसमें बलाघूर्ण का मान भी दिया है, बल आघूर्ण टाउ ये कहलाता है आपका। तो यह हुआ 4.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर। अच्छा,
आपको निकालना क्या है, चुंबक की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा आपको कैपिटल यू निकालना है। अब आप जानते हैं यहां पर जो U बराबर होता है, U बराबर होता माइनस mv कॉस थीटा, mv कॉस थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब आप यहां देख रहे हैं कि U निकालने के लिए m और b दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहां पर b तो आपको दिया हुआ है टेस्ला में, लेकिन आपको m चुंबकीय आघूर्ण आपको नहीं दिया हुआ है। इसको निकालने के लिए बलाघूर्ण आपको दिया है, तो सबसे पहले हम बलाघूर्ण की सहायता से इसको हम निकाल सकते हैं। हम जानते हैं टाउ बराबर एम बी साइन थीटा होता है। यहां मान रख दीजिए, टाउ का मान आपका 4.5 गुणा 10 की घात -2 बराबर एम बी का मान आपको दिया हुआ है 4.5, ये दोनों मान आपके जो है सेम दिए हुए हैं, 4.5 गुणा साइन 30 अंश, ये वैल्यू बराबर है, ये कट जाएगी। कटने के बाद यहां बचेगा 10 की घात -2 और यहां क्या होगा m गुणा साइन 30 का मान 1/2, अब इसकी इससे गुणा कर दीजिए तो m बराबर आ गया 2 गुणा 10 की घात -2। m की वैल्यू यहां से आ गई आपकी। अब ये m की वैल्यू यहां रख देते हैं तो आपकी स्थितिज ऊर्जा आपको पता लग जाएगी, माइनस m का मान 2 गुणा 10 की घात -2 और b का मान आपको पता है 4.5 गुणा 10 की घात, सॉरी b का मान केवल 4.5 है और गुणा में cos 30 अंश। इस तरह से आप देखेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए यहां से, तो u बराबर हो गया 45 दूनी 90 9.0 गुणा 10 की घात -2 गुणा cos 30 का मान जो होता है वो √3/2 होता है। क्या करेंगे आप, यहां पर √3 का मान रख दीजिए, होता 1.732, इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए तो -9 गुणा 10 की घात -2, इसे भाग देंगे क्या हो 2 8 16, कितना आ गया 1 2 छंग 12 और 2 छंग 12, इससे से गुणा कर लीजिए तो 9 छक 54 के 4, 9 छक 54 और 5 59 के 9 हासिल 5, 9 8 72 और 5 77। इस तरह से आपकी ये वैल्यू आ गई 9 छक 54 के 4, 9 छक 54 और 5 59, 9 8 72 और 72 और 5 77, दशमलव 3 अंक के बाद 1 2 3 यहाँ पे। तो इस तरह से गुणा 10 की घात -2, ये इतने जूल आपकी जो है स्थितिज ऊर्जा आ गई। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था ये और इम्पोर्टेंट भी है, सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में नोट करके अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। एक बार गौर से देख लीजिए इसे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। 4वां, 4वां में क्या है, उत्तर आपका 4वां। क्वेश्चन क्या है, एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 गुणा 10 की घात -8 कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। एक आपको आवेशित तार दिया हुआ है, उसका आपको आवेश घनत्व दिया हुआ है। तो देखिए तार का जो रेखीय आवेश घनत्व होता है, रैखिक या रेखीय कह सकते हैं, रैखिक आवेश घनत्व, ये लैम्डा कहलाता है। लैम्डा की वैल्यू जो आपको दे रखी है यह है 10 गुणा 10 की घात -8 मीटर दे रखा है। ये आपका है कूलाम प्रति मीटर, ये दिया है आपका कूलाम प्रति मीटर।
इसको आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं 10 की घात 1 है, ये प्लस की ये माइनस की तो घट जाएगी, 10 की घात -7 कूलाम मीटर या आप लिख सकते हैं इसके लिए। इसके अलावा यहाँ पर दिया है आपको दूरी दे रखी है, दूरी आपको दी हुई है, स्मॉल आर होती है और दे रखी 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 2 गुणा 10 की घात -2 से गुणा कर देंगे इसकी, तो इस तरह से ये मीटर में चेंज हो जाएगा। अब निकालना क्या है आपको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई होती, ई बराबर लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू आर, ये इसका फार्मूला होता है। अनंत लंबाई के चालक के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके लिए ये फार्मूला है ई बराबर लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। यहां से हम क्या करेंगे, 2 से गुणा भाग कर लेंगे इसकी, 2 से गुणा भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 लैम्डा अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। अब आप जानते हैं देखो अच्छी तरह से कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसको अलग कर लीजिए, गुणा 2 लैम्डा अपान में आर अलग कर लीजिए। इसकी वैल्यू आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होती है, 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 2, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 10 की घात -7 बटे में आर कितना है, का मान है 2 गुणा 10 की घात, नहीं लैम्डा की वैल्यू 2 गुणा 10 की घात -7 हो गई, ठीक। और नीचे आपका आर की जो वैल्यू है वो भी 2 गुणा 10 की घात -2 है, 2 गुणा 10 की घात -2। तो यहाँ क्या करो, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब पावर की बात करते हैं, देखो 9 गुणा 10 की घात 9, 10 की घात -7, 10 की घात ये माइनस की 2 ऊपर जाएगी प्लस की हो गई, तो 9 और 2 11 हो गया, 11 में 7 घट जाएंगे तो इस तरह से 4 हो जाएगा, 9 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। इस तरह से आप जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। इस टाइप का जो क्वेश्चन है अक्सर पूछा जाता है, अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो इससे जो संबंधित डेरिवेशन है वो जरूर पूछा जाएगा। स्टूडेंट इस चीज को अच्छी तरह ध्यान देने, देख लीजिए सही से। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। पांच का क्वेश्चन में दिया है, किरचॉफ के विद्युत परिपथ संबंधी नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु के लिए सूत्र P अपान Q बराबर R अपान S प्राप्त कीजिए। P, Q, R तथा S चारों भुजाओं के प्रतिरोध हैं। यहाँ पर हम आपको ये जो व्हीटस्टोन सेतु है उसकी हम पूरी डिटेल बताएंगे, सही तरीके से रचना बताएंगे, सिद्धांत बताएंगे और इसका जो किस तरह से ये फार्मूला निकल के आता है ये भी हम आपको बताएंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिख लीजिए अपनी कॉपी पर, पेपर में श्योर इस बार आएगा। तो चलिए बात करते हैं 5 का। उत्तर हो गया 5 का व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु क्या है, तो पहले तो हम इसकी रचना के बारे में बात करेंगे। रचना क्या होती है, व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है, हम 4 प्रतिरोधों को लेकर के श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं और उनको एक चतुर्भुज के रूप में जोड़ते हैं। क्या करना है इसमें, हम 4 प्रतिरोध लेकर के उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ करके एक चतुर्भुज बना लेते हैं। तो देखिए चतुर्भुज किस तरह से बनाते हैं, यहां पर इधर बना लीजिए, यहां से ये हमने 4 प्रतिरोध इस तरह से जोड़ दिए।
और एक प्रतिरोध यहाँ जोड़ देंगे इस तरह से। ये हमने क्या किया, एक चतुर्भुज बना लिया। इसका नाम हमने दिया ए, बी, सी और डी। इसके क्या किया, ये चतुर्भुज आपका प्रतिरोधों का बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक विकर्ण में क्या करेंगे, विद्युत सेल लगा देते हैं। ये विकर्ण मान लीजिए, इसमें हमने एक विद्युत सेल, एक दाब कुंजी होती है, दाब कुंजी की सहायता से हमने क्या किया, ये दाब कुंजी है, इसकी खूंटी टाइप की, दाब कुंजी की सहायता से, थोड़ा इसको बढ़ा लीजिए आगे की ओर, दाब कुंजी की सहायता से, इसका नाम है K1। K1 दाब कुंजी है और इसकी यहां पर हमने सेल में लगा दिया इसको। और दूसरे जो विकर्ण है उसमें हम एक धारा मापी G लगा देते हैं और इस तरह से इसमें एक तीर बना देते हैं। इस धारा मापी को भी हम क्या करते हैं, एक दाब कुंजी जो है वो K2 के द्वारा, एक K2 दाब कुंजी है, यहां से हम जोड़ देते हैं और इस तरह से। तो रचना के बारे में आप देखिए सही तरीके से। इसमें क्या है, हमने सबसे पहले एक चतुर्भुज ए बी सी डी बना लिया, जिसमें चार प्रतिरोध कौन से लगा दिए, पी क्यू आर एस, चार प्रतिरोध लगा दिए। और इसके ए विकर्ण एसी में हमने क्या, विद्युत सेल दाब कुंजी K1 की सहायता से इसमें जोड़ दिया। दूसरा क्या हुआ, दूसरे विकर्ण बीडी में हमने एक धारामापी कैपिटल G, इसमें दाब कुंजी K2 के द्वारा हमने इसमें जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद देखिए क्या होता है। ये तो इसकी रचना हो गई, एक बार रचना फिर समझ लें आप। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, चार प्रतिरोधों को लेकर के उनको श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बना लेते हैं। चतुर्भुज बनाने के बाद उनके एक विकर्ण में क्या करेंगे, विद्युत सेल लगा देंगे कुंजी की सहायता से, और दूसरे विकर्ण में क्या करते हैं, एक धारामापी G लगा देते हैं। ये तो हुई इसकी रचना। अब बात करते हैं सिद्धांत की। सिद्धांत क्या होता, ये जो चारों चतुर्भुज हैं, चतुर्भुजों को हम में जो प्रतिरोध लगे हैं पी क्यू आर एस, इनकी भुजाओं में जो प्रतिरोध लगाए आपने पी क्यू आर एस, इनको हम इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि इनकी, अगर हम इसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब कहने का ये हुआ कि चारों प्रतिरोधों को हम इस प्रकार समायोजित कर दें कि सेल के द्वारा अगर इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो क्या होगा, ये जो धारामापी है इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो। विक्षेप का मतलब हुआ कि ये जो सुई इसमें है, सुई बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर इधर है या इधर है तो इसमें विक्षेप हो रहा है, इसका मतलब ये सीधी है तो क्या है, इसमें कोई विक्षेप नहीं हो रहा है। तो जब कोई विक्षेप नहीं होता है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, सेतु को संतुलित कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि सेतु आपका संतुलित है, सेतु संतुलित अवस्था में है। और ऐसी स्थिति में जब सेतु संतुलित अवस्था में होता है तो उस समय क्या है, इनकी जो चतुर्भुज आपका है उसकी दो संलग्न भुजाओं में लगे हुए प्रतिरोधों का अनुपात, संलग्न भुजाएं कौन सी हैं, एक आपके AB और BC, ये दो संलग्न भुजाएं हैं, और AD और आपका CD दो संलग्न भुजाएं हैं। तो जब सेतु हमारा संतुलित अवस्था में होता है तो उनकी संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात यानी कि P/Q दूसरी संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात R/S। तो इस तरह से ये P/Q बराबर R/S, ये आपका सिद्धांत हो गया। अब इसको हम, बात आती है इसमें सिद्ध करने की कि इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे कि P/Q और R/S। क्वेश्चन में कहा गया है कि आप जो हैं किरचॉफ के नियमों को उसमें लगाएंगे, लगाने के बाद सिद्ध करके दिखाइए। तो देखिए आगे
हम इसको किस तरह से सिद्ध करते हैं, बहुत आसान है ये। सिद्ध करने के लिए अब आप देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें सेल जो ई है इसके द्वारा जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, मान लीजिए इसमें आई धारा प्रवाहित की गई। जब आई धारा प्रवाहित की जाए तो बिंदु ए पर जब पहुंचेगी तो दो भागों में बट जाएगी, इस डायरेक्शन में धारा और इस डायरेक्शन में। चूंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो इनमें धारा समान होगी, अर्थात यहां से I1 धारा और इधर से I2 धारा प्रवाहित होगी। और इस तरह से ये जब बाहर जाएगी तो इधर से आपकी I1 होगी और इधर क्या होगा, आपकी I2 होगी। इसी टर्मिनल यहां से है, ये आपकी यहां से धारा आपकी I2 होगी। तो P और Q में क्या होगा, I1 धारा होगी क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है, और R और S में क्या होगा, I2 धाराएं होंगी क्योंकि ये आपकी श्रेणी क्रम में है। अच्छा, तो आप जानते हैं अच्छी तरह से कि श्रेणी क्रम में जो विद्युत धारा होती है वो समान होती है। अब हम बात करते हैं आगे किरचॉफ के नियम से। संतुलन की अवस्था में क्या होगा, इसमें आप देखें, किरचॉफ के द्वितीय नियम से सेतु संतुलन की अवस्था में, सेतु संतुलन की अवस्था में, जब सेतु हमारा क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जो आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम उसको लगाएंगे। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, किसी बंद पास में बहने वाली धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल है वो आपस में किसी बंद पास में बहने वाली धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का जो योग है वो पूरा जो है विद्युत भाग बल के योग के बराबर होता है। तो यहां पर आप देखिए, देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो पहले हम क्या करेंगे, यहां पर बंद पास लेंगे ए बी डी ए, बंद पास ए बी डी ए में, यहां देखिए, यहां से चलेंगे, देखो यहां प्रतिरोध कितना लगा है, P, और धारा I, इनका गुणा कर लेते हैं तो I1P, और फिर यहां से यहां जब आएंगे इधर की ओर, हमने क्या लिया पास, A B D A, हम पास ले रहे हैं ऐसी डायरेक्शन में इधर को, और धारा जा रही इधर। तो जब पास की डायरेक्शन से विपरीत धारा जाती है तो वहां पर वो बात माइनस की होती है। तो यहाँ पर माइनस, ये पास आपका हो गया R बराबर 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, I1P माइनस I1R, यहाँ धारा जो है आपकी I2 है तो I2 लिखेंगे, ये आपके माइनस चिन्ह उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो गया। इसी तरह से बंद पास कौन सा ले लेंगे, VCDB, ये समीकरण 1 मान लो इसको, बंद पास VCDB में, इसमें क्या होगा, इसमें देखिए, इसमें धारा I1 है और प्रतिरोध आपका Q है, इसमें धारा क्या है, I2 है, प्रतिरोध S है। हमने क्या पास लिया है, BCDA। अब हम पास ले रहे हैं ऐसी डायरेक्शन में, तो पास की डायरेक्शन जो धारा है वो प्लस का मान आएगा, और जो उल्टी दिशा में है वो मान माइनस का आएगा। तो यहां से I1Q माइनस I2S बराबर 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि यहां पर क्या है, कोई भी सेल नहीं लगा हुआ है। आगे देखिए, यहां से इसको उधर ले जाइए तो I1Q बराबर I2S, ये समीकरण 2। समीकरण 1 से 2 से भाग दे दो, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, तो देखिए भाग देने पर क्या आएगा, समीकरण है आपका I1P बटे में, यहां हो जाएगा I1Q बराबर I2R बटे में I2S, तो ये कट जाएंगे इससे, और इस तरह से
आपका P बटे Q बराबर R बटे S। इस तरह से आप यहां से इसका मान निकाल सकते हैं। तो जो हमें सिद्ध करना था वो आपको प्राप्त हो गया। बस आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम आपको फिर जो है इसके बाद इससे आगे के जो खंड हैं इसके 5 खासे लगा करके शुरू करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे और साथ में इसको जो है अपने यार दोस्तों को साथ जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको जरूर शेयर करें, क्योंकि उनको बहुत हेल्प मिलेगी आपके थोड़े सहयोग से। उनको शेयर करें और बताएं कि हिंदी मीडियम में ये जो वीडियो आपको मिल रहा है कितना इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद सभी का।